अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अगर मैं आपको ये बोलूं तो। लेकिन बहरहाल, क्योंकि ये बाज दफा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए जरूरत समझी कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दें। रियल लाइफ में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थोड़ा सा कम ही आता है, लेकिन बहरहाल आ सकता है, और अगर आए तो फिर आपको तंग करेगा। बाज दफा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसमें क्लाइंट अमेंडमेंट्स करवा देते हैं। रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो B2B लॉन्ग टर्म ही होते हैं कंपनीज के आपस में। तो उनमें रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। कभी कोई एडिशनल प्रोडक्ट मांग लेते हैं, कभी कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती है, कभी कोई प्राइस रीनेगोशिएट हो जाती है। तो मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस आती हैं। तो मॉडिफिकेशन के अंदर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास तीन तरह की एग्जाम्पल्स आती हैं। जब भी क्लाइंट की तरफ से मॉडिफिकेशन हो या कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा हो, तो तीन पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। एक, कि जो नई रिक्वायरमेंट आई है उसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे गिना जाए। दूसरा, जो नई रिक्वायरमेंट आ रही है या जो भी आप चेंज चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसके नतीजे में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाए और बिल्कुल एक नया सिरे से नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। या तीसरा जो है वो ये है कि आपने मॉडिफिकेशन को चेंज टू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे लेना है। तो तीन चीजें हो रही हैं, या एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले वाला अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और एक और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इंटायरली न्यू। पुराने वाला भी रहेगा, नए वाला भी अलहदा से बनेगा। या ये है कि पुराने वाला खत्म हो जाए और फिर एक नया वाला बन जाए, पुराने वाला खत्म हो जाए और नया बन जाए। या ये है कि पुराने वाला अपनी जगह पे मौजूद रहे, लेकिन हम उसी में चेंज कर दें, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दें। तो ये तीन पॉसिबल सिनेरियोस मॉडिफिकेशन में आपको नजर आएंगे। अब आपने कैसे फैसला करना है कि इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो हमें चल रहा है? तो उसके लिए दो क्राइटेरियाज आपको दिए गए हैं, पहला क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया। ये दो क्राइटेरियाज को आप जेहन में रखेंगे और इन तीनों में से कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि अ चेंज इन स्कोप वेयर द एडिशनल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड आर डिस्टिंक्ट and an increase in the total contract price which reflects the standalone price of the additional goods। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये जो पहला सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये दो कंडीशंस होनी जरूरी है। पहली, कि जो भी एडिशनल गुड्स और सर्विसेज आप दे रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी एडिशनल है, दूसरों से आइडेंटिफाई का आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी एक ही चीज की इनहेंसमेंट नहीं है बल्कि एडिशनल है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि यार मुझे 5 टन आप कोई सीमेंट दे दो। फिर मैंने कहा यार अच्छा 5 टन नहीं, दे दो 8 टन दे दो, 3 टन अलहदा कर दो। अब ये जो 3 टन आ रहा है ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है। यानी मैंने एक ही चीज को बढ़ाया नहीं है, बल्कि वो जो 3 टन है वो सेपरेटली डिलीवर हो सकता है। वो एक डिस्टिंक्ट गुड है, पहले ही वाले 5 का हिस्सा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट वन बिग प्रोडक्ट, इट्स अ सेपरेट थिंग। और मे भी मैंने आपसे कहा यार मुझे 5,000 शर्ट्स देनी थी। मैंने कहा अच्छा यार 5,000 शर्ट ना दे दो, 8,000 कर दो, 3,000 शर्ट्स मैंने अलग मांग ली आपसे। तो ये डिस्टिंक्ट कहलाता है। एंड एन इंक्रीज इन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। और प्राइस जो है वो भी उसकी वही है जो मार्केट की प्राइस थी। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि यार मुझे 1,000 शर्ट आपने देनी है, और आपकी मेरी प्राइस एग्री हुई है $20 की। आपने शर्ट्स बनाना शुरू कर दी, कुछ आपने मुझे भेज दी, कुछ रह गई, अभी चल रहा है काम। मैंने कहा यार 1,000 नहीं करो, टोटल 500 कर दो, 500 एडिशनल भी कर दो। और ये जो 500 एडिशनल तुम कर रहे हो, मैंने कहा यार इनकी प्राइस भी $20 ही है। अब ये 500 डिस्टिंक्ट है, एडिशनल है। और ये जो $20 है ये वही है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, जो कि शर्ट की मार्केट प्राइस में होती है, मार्केट प्राइस के मुताबिक। एक्चुअल प्राइस से कंपेयर नहीं करना, मार्केट प्राइस से कंपेयर करना, ये भी गलती मत करना, क्योंकि आज भी शर्ट की मार्केट प्राइस 20 ही है। तो क्योंकि मार्केट प्राइस को आपने कंपेयर करना है, अगर ये दो कंडीशंस मीट हो रही हैं तो आपने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करना है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसमें एक कंफ्यूजन ये आ सकती है कि स्टूडेंट कहता है, बाज दफा एक सिनेरियो ऐसा आता है कि नया जो कॉन्ट्रैक्ट 500 का आया वो $18 पे आया। तो आपने कहा सर ये तो प्राइस कम पे हो गया, तो फिर क्या सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? इसमें हमेशा मैंने कहा कि प्राइस जरूरी नहीं है कि पहले के बराबर हो।
प्राइस मार्केट हो। ये उस वक्त की मार्केट प्राइस थी। अगर आज की मार्केट प्राइस 18 है तो फिर ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 18 ही गिनी जाएगी, फिर भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ही करोगे। यानी ये कोई कंडीशन नहीं है कि पहले 20 का बेचा तो अब भी 20 का बेचना है, नहीं। कंडीशन ये है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि पहले जो बेचा था वो उसकी स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस थी, आज भी उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ही गिर गई हुई है, अब 18 की मार्केट में बिकती है। तो जाहिर सी बात, अगर कोई चीज मार्केट में 18 की है तो आपसे कोई 20 की तो नहीं लेगा। वो पहले आपको जो मार्केट प्राइस 20 थी तब दे रहा था, अब जो मार्केट प्राइस 18 है तब दे रहा है, तो ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे, क्राइटेरिया पे फिट इन होता है। तो लिहाजा आपने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ लें कि ये दो कंडीशंस हैं। ये यही आपकी बुनियाद है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की, दो कंडीशंस, इनको आपने समझना है। बाकी जो अगले दो एग्जांपल्स हैं, टर्मिनेशन कब करनी है और चेंज कब करना है, ये इन्हीं दो कंडीशंस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, बाय द वे, मैं पहले ये एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ नहीं है। मैं आमतौर पे अपनी स्लाइड्स वगैरह से पढ़ाता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे अपने बनाए हुए होते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट मैंने अपनी टीम में से किसी से कहा था तो उन्होंने मुझे अरेंज करके दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने खुद नहीं लिखा, ये उन्होंने कहीं ना कहीं से इंटरनेट से उठाया हुआ है। हो सकता है किसी बिग फोर से उठाया हुआ हो, कहीं और से उठाया हो। तो ये डॉक्यूमेंट मैं समझाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा हूं, बट दिस इज नॉट समथिंग आई क्रिएटेड। लेकिन मैंने इसको देखा था, मुझे पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो यार इसको यूज कर लें। तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं। अच्छा, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो आपको समझ आ गया कि दो कंडीशंस फुलफिल होनी है, एक डिस्टिंक्ट गुड्स, दूसरा जो भी प्राइस एग्री की जाएगी वो उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू द मार्केट हो। अब अगर ऐसे वो कहता है कि हाउएवर हाउएवर इफ द एडिशनल गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, यानी पहली कंडीशंस तो मीट करती है, बट द इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, के है तो गुड डिस्टिंक्ट, लेकिन जो एडिशनल आपने एग्री किया है, कस्टमर ने आपसे कहा कि यार तुम्हारे से इतना सारा सामान ले रहा हूं, कुछ और भी देना है तो थोड़ा सस्ता कर दो, तो आपने या थोड़ा महंगा कर दिया आपने किसी वजह से, वो उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है। मिसाल के तौर पे पहले 1,000 गुड्स दी थी, उस वक्त मार्केट प्राइस 20 की थी, तो हमने $20 पे एग्री कर लिया आपसे, $20 पे। उसने कहा यार 500 शर्ट और दे दो। आज मार्केट प्राइस 20 है दोबारा, लेकिन कस्टमर ने कहा यार मैंने इतना बड़ा आपको ऑर्डर दिया है, आप थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट करो, तो आपने कहा अच्छा यार ये 19 पे दे दूंगा। अब ये आप उसको 19 पर दे रहे हो इसलिए क्योंकि उसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था, वरना किसी और को आप 19 पे ना बेचते, क्योंकि उसकी मार्केट प्राइस 20 है। आप उसको 19 पे एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट 19 पे तो किसे करोगे नहीं, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो आप मार्केट प्राइस 20 पे करोगे। लॉजिक है ना इसमें। तो ये अब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्राइस ऑफर की जा रही है वो मार्केट प्राइस नहीं है, वो स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, वो एक डिस्काउंटेड प्राइस है, विच इज ड्यू टू द फैक्ट कि उसके पास ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, द मॉडिफिकेशन इज अकाउंटेड फॉर एज अ टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द इशू ऑफ अ न्यू वन। अब इसमें क्या करना है आपने, आपके पास जो जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि अच्छा यार पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह पे अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब वो नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, अब आपने एक एवरेज प्राइस पर इसमें निकालनी होगी। आप कहोगे कि यार मैंने $1,000 1000 शर्ट बेची थी 20 पर, 500 शर्ट मैंने एग्री की है 19 पर, ये बनता था $20,000, ये बनता है 9,500 डॉलर, टोटल बनता है $29,500। कितने प्रोडक्ट के लिए, 1500 यूनिट के लिए, तो आप इसको 1500 पे डिवाइड करोगे और आप एक एवरेज प्राइस निकाल लोगे। आप कहोगे यार मेरी जो एवरेज प्राइस निकलती है वो अब 29,500 डिवाइडेड बाय 1500, 19.66। तो मेरी जो एवरेज प्राइस ओवर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, जब मैंने ये 19 का इसको क्रेडिट दिया है ना, एक जब इसको सस्ता दिया $19 में दे रहा हूं, तो असल में तो वो मैं इसकी वजह से दे रहा हूं, तो फिर मुझे अपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दिया है ना, तो फिर टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रिवाइज करोगे। ये बहुत लॉजिकल है, आईएफआरएस इज सो लॉजिकल।
हमारे पास एक रूल है जो हम लीजेस में भी अप्लाई करते हैं कि अगर आपने कोई भी डिस्काउंट दिया हो ना, तो वो डिस्काउंट जो होता है वो ओवर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट आपने अप्लाई करना है। ये एक लॉजिक जेन में रख लो, और इसी लॉजिक को IFRS 15 पे भी लगा दोगे, 16 पे लीजेस पे भी लगा दोगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने आपसे कहा कि यार आप 2 साल का, मैं लीजेस के लेके जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करूंगा ताकि आपको जेन में चीज कॉन्सेप्ट याद रहे। मेरा आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है लीज का, मैंने आपको कोई बिल्डिंग किराए पर दी, और मैंने आपसे कहा कि भाई आपने मंथली रेंट जो पे करना है ना मुझे, वो आपने 1000 पे करना है। तो इसका मतलब है कि 2 साल में तो आपको मुझे 24,000 देना चाहिए। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर रेंट भी मुझे 1000 कबूल है, 2 साल भी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये जो आपका ऑफिस है ना, जब मैं इसमें आऊंगा तो इसमें रेनोवेशन मुझे करनी पड़ेगी। 2 महीने तो सर मैं इसको ठीक ठाक ही करता रहूंगा। मैं, आप पहले दिन से मेरे से रेंट ले लोगे, मैं तो पहले दिन से बिजनेस कर ही नहीं पा रहा, मुझे इसको ठीक करना है, रेनोवेट करना है, इसमें तो काफी सारा काम होने वाला है। एंड दैट मेक्स सेंस, और ये रियल लाइफ में होता है, बल्कि मैंने खुद अपने वर्क में ये काम अप्लाई किया है। तो मैंने कहा अच्छा यार, मैं तुम्हें 2 मंथ्स का रेंट फ्री पीरियड दूंगा, 2 महीने रेंट ना देना, उस 2 महीने में तुम काम कर अपना ठीक ठाक कर लो। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अब 22 महीने रेंट दोगे, और उन 22 महीनों में तुम मुझे $1000 के हिसाब से टोटल 22,000 दोगे। तो अब ये जो डिस्काउंट है इसका क्या करना है? क्या पहले 2 महीने में रेंट एक्सपेंस नहीं डालूंगा, मैं मुफ्त में बैठूंगा? नहीं। IFRS कहता है कि जो भी आपको डिस्काउंट मिले, आपको जो डिस्काउंट मिला है आपने उसको स्प्रेड करना है पूरे के पूरे पीरियड पे। तो मैं कहूंगा कि अच्छा, मेरा जो 22,000 रेंट है ये असल में 24 महीनों के लिए है, तो मैं अपनी जो बुक्स में जो रेंट एक्सपेंस डालूंगा पर मंथ, वो $916 डालूंगा। तो वो जो पहला महीना जब मैं कुछ नहीं भी पे कर रहा, मैंने वहां पे भी एक्सपेंस डालना है, और दूसरा महीना जब नहीं पे कर रहा, मैंने वहां पे भी एक्सपेंस डालना है। तो मेरा जो मंथली रेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर $1000 लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे रेंट $1000 लिखा हुआ है, लेकिन मेरी IFRS बुक्स में 916 का जाएगा, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है। तो वो जो डिस्काउंट है मुझे उसको कॉन्ट्रैक्ट के पूरी लाइफ पे स्प्रेड करना है, ताकि ये ना हो कि यार पहले 2 महीने तो मैं रेंट फ्री बैठा हुआ। रेंट फ्री कोई नहीं बैठता। इसी तरीके से यहां पे भी वही लॉजिक जेन में रखो। ये कैसे हो गया कि मैंने 19 का बेच दिया? 19 का नहीं बेचा मैंने, क्योंकि 19 की तो मार्केट प्राइस ही नहीं है। तो मुझे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को रिवाइज करना है, और मैं कहूंगा कि अच्छा, ये जो मैं 1500 यूनिट बेच रहा हूं, ये मैं 1500 यूनिट असल में कस्टमर से 19.66 पे बेच रहा हूं। ये है आपका सेकंड कंडीशन, जिसमें आप कहते हैं कि आपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना है और एक नए कॉन्ट्रैक्ट पे लेके चलना है। क्लाइंट को नहीं मैं 19.66 दिखा रहा, क्लाइंट को नहीं मैं दिखा रहा, क्लाइंट मुझे अपने वही पैसे पुराने के हिसाब से ही देगा, मैं उसको बिलिंग भी पुराने के हिसाब से करूंगा, लेकिन मैं अपने पास एडवांसेस वगैरह की बुकिंग करूंगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल बता देता हूं। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये बड़ा मजे का टॉपिक है असल में। मैंने फिर कहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में बड़ा यूजफुल है, क्योंकि ये हम यूज करते हैं यार। मेरे पास ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 1000 यूनिट का, और प्राइस सेट की थी $20। मैंने क्लाइंट को सप्लाई किए हुए हैं 100 यूनिट, नहीं, क्लाइंट को सप्लाई किए मैंने 700 यूनिट। अभी 300 करने हैं, 700 दे चुका हूं, 300 रहते थे। क्लाइंट ने कहा यार ये 500 भी कर दो, ये 500 भी कर दो। तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो अपनी जगह पर है, 1000 में से 700 कर दिए, 300 रहते थे, 500 और दे दो, प्राइस एग्री कर दी 19 पे। तो अब यहां पे मेरे पास 700 यूनिट तो मैंने दे दिए थे क्लाइंट को, मैंने बाकी के 300 यूनिट देने हैं ना। तो जब मैं वो 300 यूनिट क्लाइंट को अब पे करूंगा, सप्लाई करूंगा, ये तो मेरे जो क्लाइंट के साथ पेपर पे पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो तो $20 के हिसाब से है। तो मैं क्लाइंट को यहाँ पे जो इनवॉइस करूंगा ना, डेबिट जो मैं रिसीवेबल डालूंगा क्लाइंट को, वो मैं पूरा डालूंगा। $20 को 300 के मल्टीप्लाई करके कितना बनता है? 6,000। लेकिन जब मैं अपनी रेवेन्यू की बुकिंग करूंगा ना, तो रेवेन्यू की बुकिंग मैं 300 को मल्टीप्लाई करूंगा 19.6 से। 300 को क्लाइंट को कहूंगा भाई ये 300 यूनिट बेच रहा हूं, भेज रहा हूं तुम्हें पुराने कॉन्ट्रैक्ट में। तो $20 का था पुराना कॉन्ट्रैक्ट, तो 300 यूनिट 20 के हिसाब से $6,000 भेज दो।
लेकिन अपनी बुक्स में जो मैं रेवेन्यू डालूंगा ना, वो 19.66 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 से, तो 5898 डालूंगा रेवेन्यू। और बाकी जो मैं क्रेडिट करूंगा मैं उसको एडवांस रेवेन्यू में डाल दूंगा। एडवांस रेवेन्यू में कितना डाल दूंगा? 102। 102। तो ये मैं इस तरीके से बुक करूंगा। हाँ, जब वो अगले यूनिट आ रहे होंगे, जब वो अगले यूनिट आएंगे, जो कि मैंने क्लाइंट के साथ 19 पर बुक किए थे, क्लाइंट ने अगले यूनिट तो 19 पर बुक किए थे ना, अब ये वाले हो गए खत्म, अगले वाले 500 की बारी आ गई। उन 500 में से जब मैं 300 भेजूंगा, तो क्लाइंट कहेगा भाई मुझे 300 से इनवॉइस करो। तो मैं क्लाइंट को तो रिसीवेबल बुक करूंगा 300 यूनिट को, मल्टीप्लाई करूंगा 19 के साथ, जो कि बनता है 5700। और ये जो लाइबिलिटी है, और लेकिन मेरे पास जो रेवेन्यू बुक होना है, वो बुक होना है 300 यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा 19.66 से, तो वो बनेगा 5898 या जो भी बनता है। और फिर जो डेबिट डालूंगा, ये जो एडवांस रेवेन्यू है ये मेरा डेबिट हुआ, ये मेरा क्रेडिट हुआ। यहां पे एक डेबिट डाल दूंगा, इस वाली लाइबिलिटी को, एडवांस रेवेन्यू को यहां से हटा दूंगा 102 से। तो ये मेरे पास बैकएंड पे काम होगा। क्लाइंट को इससे कोई गर्ज नहीं है। क्लाइंट को जो चाहिए वो ये चाहिए कि पहले 1000 यूनिट 20 पे बुक करो, क्लाइंट को इनवॉइस ऐसे जाएगी, अगले जो 500 यूनिट है वो 19 पे भेजो। लेकिन अपने पास मैं एवरेज रेवेन्यू 19.66 डालता चला जाऊंगा सारे के सारे यूनिट्स पर। ये है मेरी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन तब है जब मेरी जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अब तीसरी जो कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन थी, जब आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके नए को ऊपर लेके चलना कैलकुलेशन। तीसरी जो कंडीशन है वो क्या कहती है? वो कहता है वेयर द एडिशनल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड आर नॉट डिस्टिंक्ट। यानी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इट्स अ डिफरेंट थिंग। इट इज अ डिफरेंट थिंग। नो, इट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली। नॉट डिस्टिंक्ट मीन के ये वही काम है, उसकी कुछ एनहांसमेंट हो रही है, डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी चीज जो कि सेपरेटली सेल हो सके। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप मेरे घर में, आपको मैंने कोई काम दिया कंस्ट्रक्शन का, मार्बल लगाना था, मार्बल लगा रहे थे, तो मैंने कहा यार इसमें आप मार्बल जो लगा रहे हो वो किस साइज का लगा रहे हो? आपने कहा यार मैं तो 1 स्क्वायर फीट के पीसेस लगा रहा हूं। मैंने कहा यार ये बड़े छोटे हैं, बड़े हैं, इन पीसेस को थोड़ा छोटा कर दो ताकि ज्यादा खूबसूरती आ जाए। तो वो छोटे पीसेस लगाओगे तो लेबर बढ़ जाएगी। तो स्कोप चेंज हो गया है, लेकिन वो जो गुड्स आपको दी जा रही है या जो सर्विस वो डिस्टिंक्ट नहीं है। मैं कोई अलग काम नहीं आपके लिए कर रहा, वही काम है, लेकिन मैंने उसका थोड़ा सा स्कोप चेंज कर दिया है। मैंने कहा यार बड़ी बड़ी टाइलें लगाने के बजाय छोटी टाइलें लगा दो, टाइल का साइज छोटा कर दो। अब जब टाइल का साइज छोटा करोगे तो लेबर बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ये कोई डिस्टिंक्ट गुड नहीं है कि मैं उठा के आपको सेपरेटली दे दूं। ये जी 500 एडिशनल शर्ट आ गई, 2 टन एडिशनल सीमेंट आ गया, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन बने, जब ऐसी कोई सिचुएशन बने where the additional goods or services are not distinct, the modification is accounted for as a change to the existing contract, and there will be an adjustment to revenue recognized in the at the modification date. फिर आपने modification date के ऊपर एक चेंज करके उसको लेके चलना है। अब इसको लेके चलते हैं आगे, इसकी आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं। ये देखें जी, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 14,000 kilograms of apple to a customer for $14,000। $1 per kilogram आपकी प्राइस एग्री हुई। The apples are packaged in 1 kilogram plastic bags and are transferred to the customer over 7 week period. Company A recognizes revenue after each delivery। तो आपने 14,000 किलोग्राम देना है 7 हफ्तों में। तो इसका मतलब है हर हफ्ते आप 2,000 किलोग्राम दे रहे हो। 1 किलोग्राम की कीमत $1 है, तो हर हफ्ते आपने $2,000 की इनवॉइस भेजनी है। आफ्टर कंपनी ए हैज ट्रांसफर्ड 8,000 किलोग्राम, यानी 4 हफ्ते गुजर गए, आपने टोटल पैकेज जो आपका जो, और टोटल जो आपकी एग्रीमेंट थी वो 14,000 किलोग्राम की थी।
आपने 8,000 किलो ट्रांसफर कर दिया है, द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 3,001 किलोग्राम बैग। आपने $3,000, 3,000 किलोग्राम क्लाइंट ने मजीद मांग लिए, सेम वैरायटी, अब 17,000 हो जाएगा। द प्राइस फॉर ईच एडिशनल 1 किलोग्राम बैग विल बी 0.95। प्राइस उसने कम कर दी है, उसने प्राइस अब $1 के बजाय 0.95 कर दी है। प्राइस उसने कम कर दी है, पहले कितनी थी, $1, अब कितनी, 0.95। लेकिन कहता है विच रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ। तो ये मत देखो कि प्राइस कम हो गई है, प्राइस बिल्कुल कम हुई है, लेकिन ये प्राइस उस वक्त की फेयर वैल्यू है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस यही है। तो इसका मतलब है कि प्राइस में कोई कमी नहीं की गई, अगरचे कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर ये कम हुई है, पहले 1 थी अब 0.95 थी, लेकिन आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे, आपके लिए कोई कम प्राइस नहीं है, अब मार्केट में चलता ही इतना है। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसमें गुड्स भी डिस्टिंक्ट है और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी मीट हो रही है। तो जो पहली कंडीशन आपके पास थी, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, उस पर लेके चलोगे। तो इसको अब आप कैसे करोगे इसकी अकाउंटिंग? हाउ शुड द कंपनी अकाउंट, कंपनी ए अकाउंट फॉर द सेल ऑफ नेक्स्ट 2,001 किलोग्राम बैग्स? वो जो आपने टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 14,000 का था, उन 14,000 में से 8,000 तो आपने दे दिए हुए थे। अब वो कहता है कि अगर मजीद 2,000 दो, तो मजीद 2,000 तो इसी पहले कॉन्ट्रैक्ट में से है ना, अभी क्वांटिटी पुराने वाले की पड़ी हुई है। तो कहता है कि इन 2,000 को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसमें अब आप ये देख लो, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि यूजिंग दी अबव decision tree, whatever, additional 3,000 kilogram of apples to be supplied as part of the modified contract are distinct, and the price reflects standalone selling price. Therefore, the agreement for the additional 3,000 kilogram will be a separate contract. वो जो हमारी पहला क्राइटेरिया या पहली कंडीशन थी कि ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर चलेंगे। चले, ये तो हमें आ गई समझ, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे चलेंगे। तो अब ये जो आपने 2,000 किलोग्राम देना है, इसको आपने, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, आपने दो, क्योंकि पुराना प्राइस 1 किलोग्राम की थी, तो ये तो अभी तक पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से है ना, हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज नहीं करना। देखो, कंडीशन 1 ये थी कि नई मॉडिफिकेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हाथ नहीं लगाना। ऑप्शन 2 ये था कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया बना दो। ऑप्शन 3 ये थी कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दो। ये तो हमारा पहले वाली कंडीशन को मीट करता है कि नई जो डिमांड आई है उसको नए कॉन्ट्रैक्ट में लेके आओ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज चलने दो। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट $1 से था, तो मैंने डेबिट कैश क्रेडिट रेवेन्यू $2,000 डाल दिया। कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आप चेंज कर रहे हो ना आप टर्मिनेट कर रहे हो। ये सबसे आसान सोल्यूशन है। जो पहले 14,000 को $1 पे बुक करूंगा, जो अगले उसने मेरे से 6,000 मांगे, जब मैं वो 14,000 उसको सारी डिलीवरी दे चुकूंगा $1 पे, सारे का सारा, उसके बाद जो उसने 6,000 किलोग्राम एडिशनल मांगा था, उसको देते वक्त मैं 0.95 पर उसको भी इनवॉइस करूंगा और अपने पास भी 0.95 पे बुक करूंगा। इसको $1 पे इनवॉइस करूंगा, $1 पे बुक करूंगा, कोई मसला नहीं। ये बहुत आसान। एग्जाम्पल 2, टर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल को अगर हम चेंज करें, वो कहता है सेम फैक्ट्स फॉर द एग्जाम्पल 1 एक्सेप्ट दैट द प्राइस ऑफ ईच एडिशनल 1 किलोग्राम विल बी 0.80। ये अब चेंज हो गया। कहता है कि भाई क्या करना है, वही कंडीशन है, 14,000 टोटल था, 8 आपने प्रोवाइड कर दिया है, अभी कुछ मजीद देना था, तो उसने कहा 6 और भेज दो। लेकिन अब की बार उसने कहा यार ये कुछ डिस्काउंट कर दो, मैं तो आपसे बहुत बल्क बायर हूं, आप मुझे कोई स्पेशल प्राइस दो ना। 0.95 की जो प्राइस है वो तो मार्केट में अभी चल ही रही है, मेरा तो ऑर्डर साइज बहुत बड़ा हो गया, मुझे कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। तो आपने कहा चलो भाई 0.80 दे दो। अब 0.80 जो है ये मार्केट प्राइस नहीं है, आप किसी को भी 0.80 पे माल नहीं बेचते, इसको दे रहे हो। तो अगर इसको दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, क्योंकि इसके पास पिछला कॉन्ट्रैक्ट है। तो 0.80 पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 0.80 पे अगर तुम न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे ना,
तो आईएफआरएस में तो जो गलती होनी है सो होनी है भाई मेरे, कल को फंदा भी लगा देंगे। आईएफआरएस में तो जो करोगे सो करोगे, इस पे लीगल केस भी बन जाएगा। कल को कोई तुमसे कहेगा तुमने 0.80 पे कैसे माल बेच दिया, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट था कि तुम इतने सस्ते पे माल बेच रहे हो। ये हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। यहां पे लीगल इशू भी आ जाएगा। आईएफआरएस का तो रहेगा सो रहेगा, इस पे करप्शन का इशू आ जाएगा कि शायद आपने कोई कमीशन लिया, कोई कमीशन दी है, क्योंकि ये तो मार्केट प्राइस ही नहीं है भाई जिस पे आप डील कर रहे हैं। फिर आप बैठ के अदालतों में समझाते रहिएगा कि जी मैंने ये क्यों दिया था डिस्काउंट। तो जरा ख्याल कीजिए, 0.80 पे मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 0.80 कॉन्ट्रैक्ट करने के वक्त मेरे ऊपर गड़बड़ होगी। तो इसमें मेरा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलेगा वो क्या होगा, हाउ शुड कंपनी ए अकाउंट फॉर द नेक्स्ट 2000 बैग्स। अब वो कहता है कि जो अगले, वो जो 14,000 टोटल था, 14,000 टोटल था, उसमें से 8,000 दे दिया हुआ था, अब 2,000 मजीद देना है। कहने को तो ये 2,000 उसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, वही पुराने कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कहता है कि इसको कैसे दिखाओगे। आपको याद होगा पिछली एग्जाम्पल में हमने कहा था यार 2,000 तो पुराने वाले का था, $1 से बिल कर दो, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है नए वालों के लिए, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी चलेगा, पुराने को पुराने से दूंगा, नए को नए से दूंगा, क्योंकि मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हुए थे पिछली एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता, तो मुझे पुराने कॉन्ट्रैक्ट के साथ टर्मिनेट करके चलना है। तो ये जो 2,000 है, कहने को तो ये इसी में से है, लेकिन इसकी ट्रांजेक्शन फर्क होगी। इसमें अब करना क्या है इन दिस सिनेरियो, क्योंकि आपके पास ये टर्मिनेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा और अ क्रिएशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा। पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, नया बनेगा। 8,000 किलोग्राम have already been sold under the original contract and the remaining sales are under the two contracts। अब आपके पास कितनी सेल रह गई है, 6,000 इसमें से पड़ी हुई थी और उसने आपसे 3,000 मजीद मांग लिया था। ये आपके पास सिचुएशन है। तो अब आपने करना क्या है इसमें, इसमें आपको पुराने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आना है और फिर एक एवरेज प्राइस निकालनी है। अब आपके पास कितना बचा हुआ था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में से 6,000 किलोग्राम बचा था, क्योंकि 14 में से 8 तो दे दिया था, 6 बचा हुआ था, और इसकी प्राइस आपने एग्री की हुई है $1। इसके साथ ही क्लाइंट ने आपसे कहा कि भाई 3,000 नए दे दो, और प्राइस आपके साथ एग्री कर ली 0.8। तो आपने टोटल जो प्राइस लेनी है कस्टमर से वो 8,400 लेनी है इन दोनों के मध्य में, और क्वांटिटी ये है। तो अब आप एक नई एवरेज प्राइस निकालोगे, क्लाइंट को नहीं बताओगे। 0.93, 8,400 को 9,000 से डिवाइड किया, नई प्राइस आपने निकालनी है। ये आपकी इंटरनल वर्किंग के लिए है, क्लाइंट को नहीं बताना, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्लाइंट को तो ये 6,000 यूनिट भी मैंने $1 से देने हैं, और ये जो नए 3,000 यूनिट हैं ये मैंने 80 से देने हैं। जब मैं इनवॉइस करूंगा ना, तो मैं क्लाइंट को कहूंगा यार ये तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले तुम्हें भेज रहा हूं, जब हमने $1 डिसाइड किया हुआ था। वो कहेगा ठीक है आने दो। फिर जब ये नए वाले 3,000 भेजूंगा तो 0.80 से दूंगा, कहेगा आने दो। तो क्लाइंट को तो मेरी टोटल बुकिंग जाएगी, एक इनवॉइस ऐसे जाएगी, ये इनवॉइस ऐसे जाएगी, यहां पे ये रेवेन्यू डालूंगा, यहां पे ये, तो टोटल रेवेन्यू तो क्लाइंट को यही बुक करूंगा ऐसे। लेकिन अपनी बुक्स में मैं 0.93 से बुक करूंगा, क्योंकि मेरे पास एवरेज प्राइस 0.93 आ रही है। तो इसकी मैं ट्रांजैक्शन ऐसे डालूंगा कि जब मैंने उसको भेजा क्लाइंट को, तो उसको तो मैंने वही $2,000 की इनवॉइस डालनी है कि यार ये तो 2,000 पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में से हैं, जब हमने $1 एग्री किया हुआ था। वो कहेगा हाँ जी आने दो, तो उसको तो 2,000 से उससे ले लिए। अपने पास रेवेन्यू जो बुक किया वो 9.3 से किया, क्योंकि मेरे पास एवरेज प्राइस 9.3 आ रही है, तो 1,860 डाल दिया, और क्रेडिट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस 140 डाल दिया। ये जो डिफरेंस इन दोनों का आया, मैंने कहा यार ये मेरे पास एडवांस रेवेन्यू आ गया है। वो आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगली इनवॉइसेस मैं उसको 0.80 से कर रहा हूँ, जबकि मेरी कॉस्ट 0.93 हो रही होगी। तो फिर ये जो क्रेडिट हुआ है ना, ये डेबिट हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी यहाँ पे ये रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट के तौर पे, डिफर्ड इनकम के तौर पे, लाइबिलिटी के तौर पे नजर आ रहा है 140। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने उसको जो प्राइस चार्ज कर रहा हूं वो कम है, मेरे सिस्टम में जो जा रही है वो ज्यादा है, मेरे सिस्टम में जो जा रही है वो कम है। तो लिहाजा ये डिफरेंस आ रहा है। कल को ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि कल को मैं अपने सिस्टम पे तो 0.93 रखूंगा,
क्लाइंट को जब बिलिंग करूंगा तो 0.80 से करूंगा, तो ला महला ये जो अमाउंट इधर क्रेडिट हो रही है वो ऊपर जाके उधर डेबिट हो जाएगी ताकि इक्वेशन बराबर हो जाए, तो इसमें परेशान नहीं। ये मेरे पास सेकंड सिचुएशन थी। अब एग्जाम्पल 3 जो आखिरी सिचुएशन है, जिसमें हमने कहा था, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कहा पुराने को कैंसिल कर दो, नए को बना दो, और नए को बनाते वक्त जितना काम रह गया हुआ था उसकी बात की है। जो ऑलरेडी 8,000 दे दिया हुआ था वो तो चला गया 14 में से, जो रह गया हुआ था उसको नजर में लेके चलाओ, और ये 3,000 जो नया उसने काम दिया, ओरिजिनल में से 6 बच गया हुआ था, 8 तो डिलीवर कर दिया, और ये नया, और फिर मैंने एक एवरेज प्राइस बना दी, और मैंने कहा जी एवरेज प्राइस 0.93 से है। अब थर्ड सिचुएशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट को ही चेंज कर देना है। एग्जाम्पल 3 वो कहता है कि इसमें on 1st January a customer engages construction company to provide construction services to build a house। ये मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल दी है, एप्पल्स की एग्जांपल इसलिए नहीं दी क्योंकि एप्पल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट गुड में आते हैं। तो आपको याद होगा कि कंडीशन 2 में हमने कहा था गुड डिस्टिंक्ट रहती है, प्राइस चेंज हो जाती है। लेकिन जो तीसरी एग्जांपल जो थी जिसमें हमने कहा था कि नया कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज करना है, उसमें हमने ये कहा था कि गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं रहती, तो वो एप्पल की एग्जांपल यहाँ पे चल नहीं सकती थी क्योंकि एप्पल डिस्टिंक्ट गुड में आता है। तो अब हमने एक नई एग्जांपल बनाई है जिसमें गुड्स डिस्टिंक्ट ना हो। ऑन 1st January 2019 a customer engages construction company to provide construction services to build a house of $500,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 300,000। तो आपने किसी को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है $5 लाख, 500,000 $500,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट उसकी 3 लाख है। ऑन 1st January 2020 यानी एक साल गुजर गया, construction company and the customer agree to modify the contract to rearrange the layout of the kitchen for an additional $100,000, estimate cost 50,000। अब क्या हुआ कि एक साल गुजरने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट को रीअरेंज किया और हमने कहा यार किचन का डिजाइन चेंज कर दो। अब वो डिजाइन चेंज हो रहा है ना, वो डिस्टिंक्ट गुड नहीं है, एक सेपरेट कोई चीज नहीं दे रहा, एग्जिस्टिंग डिजाइन चेंज कर रहा हूं। शायद कोई चीजें जो आपने कहा था कैबिनेट लेफ्ट के बजाय राइट पे ले आओ, कोई भी आपने डिजाइन में लेआउट में चेंज किया, जिसकी वजह से आपने प्राइस एग्री की है 100,000 और उस पे जो आपकी कॉस्ट आएगी वो 50,000। सो कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज बिन रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू ऑन अ स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस एंड एट 1st January 2020 मॉडिफिकेशन की डेट पे 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हैज बिन कंप्लीटेड। आपने इस एक साल में अपना आधा कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर लिया हुआ था ऑलरेडी। अब इस मॉडिफिकेशन को क्या करना है, तो इसका जवाब है द मॉडिफाइड किचन डज नॉट रिप्रेजेंट अ गुड और सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन कंपनी नीड्स टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एडजस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टू डेट विया क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट से मुराद ये है, अब इसमें क्या है कि गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो मैं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए डिस्टिंक्ट गुड होनी जरूरी है ना भाई। किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो यार, 3 लाख 3,000 टन तुम्हें जो भी 3,000 किलोग्राम एप्पल दूंगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। 500 एडिशनल शर्ट दूंगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि किचन का लेआउट चेंज करना है, इसमें तो स्कोप ऑफ द जॉब ही नहीं है क्लियर, स्कोप ऑफ द जॉब ही क्लियर नहीं है, तो इसमें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। डिस्टिंक्ट गुड में नया कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, और हमने बनाया। पहली स्टेज में हमने कहा था, पहली मॉडिफिकेशन में, कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना दो। दूसरे में हमने कहा था पिछले वाले को कैंसिल करो और नया बना दो। तो दोनों सूरतों में नया कॉन्ट्रैक्ट बना था क्योंकि गुड्स डिस्टिंक्ट थी। भाई अब तो गुड्स डिस्टिंक्ट है ही नहीं, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि यार मैंने डिजाइन को चेंज करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्योंकि अब नया गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। IFRS 15 कहता है कि आपके पास डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो लिहाजा हम मजबूर हैं, हम क्या मजबूर हैं कि हमें उसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है, लेकिन रेवेन्यू में कोई एडजस्टमेंट लगानी पड़ेगी, और उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। क्योंकि हो सकता है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल ऑलरेडी काम कर लिया हो, तो उस सारे का इंपैक्ट एक ही दफा लगा दूंगा, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो ऐसे करेंगे, आपका टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी ना वो $5 लाख थी पहले वाले की।
और उस पे जो आपकी टोटल कॉस्ट थी ना वो $3 लाख थी। अब जो नया काम आया आपके पास वो $1 लाख का आया, और इसकी जो कॉस्ट है आपकी वो $50,000 है। आपने 50% इस काम का मुकम्मल कर लिया है। तो अब क्या करोगे? आपने क्या टोटल कॉस्ट इनकर्ड 1,50,000, क्योंकि 3 लाख के टोटल कॉस्ट थी, इसका 50% इनकर किया। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी कितनी है? ये 3,50,000 और ये 50,000, 350। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 3,50,000 है, यानी आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड है वो 150 है, जो टोटल कॉस्ट है वो 350 है। 300 प्लस दिस 50, तो जो आपकी कंप्लीशन स्टेज बनेगी वो 42.86 बनेगी, कि आपने अपने प्रोजेक्ट का 42, पहले आपने कहा था कि मैंने अपने काम का 50% मुकम्मल कर लिया है, जो अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट जेन में रखो तो 50% था, लेकिन अगर इसमें क्योंकि ये 50,000 कॉस्ट में ऐड हो गया, तो हमने कहा कि जो हमने कंप्लीट कर लिया काम, अब हमारा काम की जो कंप्लीशन स्टेज है वो चेंज हो रही है, क्योंकि कॉस्ट टोटल बढ़ गई। हमने कहा जी 42.86% हमारा जॉब कंप्लीट हुई है, क्योंकि 150,000 इनकर किया है। तो रेवेन्यू जो रिकग्नाइज करना है ये 6 लाख जमा ये 1 लाख, इसका 42.87, ये आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। आपने अब तक कितना रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज किया हुआ है? क्योंकि उसने कहा था आपको कि आपने 50% अपना काम मुकम्मल करके रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया है, तो आपको 6 लाख का 42% करना था 257, जो ऑलरेडी कर लिया हुआ है वो 50% है, 5 लाख का 50%, इस वाले का आधा। तो जो एडिशनल आपको रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है वो 7143 करना है। अभी बाकी कॉस्ट वगैरह तो रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्दर कोई कॉस्ट इनकर ही नहीं की। तो इसमें सिर्फ ये आपने करना है कि जिस दिन आपकी ये नई साइन अप हुई है डील, तो आपने 2,50,000 का रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया हुआ था अपनी पुरानी कैलकुलेशन पे, 500,000 इंटू 50% की बुनियाद पर। अब आपने का रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू हो गया 600 के, और इसकी जो कंप्लीशन स्टेज है वो 42.86% है, तो आपने 42.86 के हिसाब से जो आपका बनता है वो 257 बनता है। तो जो डिफरेंस है वो अब आपने अपना रेवेन्यू में डाल देना है, डेबिट कस्टमर को कर दोगे, रिसीवेबल को कर दोगे, और क्रेडिट जो है वो आपका रेवेन्यू हो जाएगा 7143। ये आपकी इसको आप कहते हैं क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। ये 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, हो सकता है कि ये सारा काम पिछले 2 साल में हुआ हो, लेकिन अब आप पीछे जाके तो कुछ कर नहीं सकते, तो जो कुछ भी है वो एक ही दफा में डाल दो, क्यूमुलेटिव एडअप, एक एडजस्टमेंट। ये कोई इतना मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ जो इसमें आपको करना है कैलकुलेशन, वो आपको ये देखना है कि यार मेरी जो कंप्लीशन स्टेज है मुझे उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो कंप्लीशन स्टेज है इसको आपने बस ध्यान से कैलकुलेट करना है, और इसकी बेस पे नया रेवेन्यू निकाल देना है। ये मॉडिफिकेशन का टॉपिक था। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग तो प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे हैं, रियल लाइफ में वर्किंग अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है।